संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से आज हम बात करेंगे एनी मैस्केरेन का। 6 जून 1902 को एनी मैस्केरेन का जन्म भारत के त्रावणकोर राज्य में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उन्होंने त्रावणकोर में इतिहास और अर्थशास्त्र में डबल मास्टर्स की पढ़ाई की थी। अपनी पढ़ाई के बाद वह लेक्चरर के रूप में काम करने के लिए श्रीलंका चली गई। उन्होंने भारत लौटने की योजना बनाई और कानून में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने फिर से अपने अल्मा माटर महाराजा कॉलेज फॉर आर्ट्स एंड लॉ त्रिवेंद्रम में अध्ययन का काम शुरू किया। हालांकि उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों से इतर एनी मैस्केरेन को स्वतंत्रता युग के दौरान भारतीय राजनीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना। उन्होंने 40 के दशक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मांग का नेतृत्व किया और कई राजनीतिक मोर्चों पर लैंगिक भेदभाव की दीवार को तोड़ा। उन्होंने त्रावणकोर विधानसभा के लिए विधायक के रूप में कार्य किया। वे B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा में शामिल होने के अलावा पहली लोकसभा में केरल से सांसद बनने वाली पहली महिला थी। अपनी स्वतंत्रता की सक्रियता के हिस्से के रूप में उन्होंने त्रावणकोर को भारत के नए स्वतंत्र राष्ट्र में एकीकृत करने और उसे मजबूत करने की लड़ाई का नेतृत्व किया। रियासत को पहले एक शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी और यह भारत का हिस्सा नहीं था। यह मैस्केरेन का प्राथमिक एजेंडा था। अपने गृह राज्य और कई अन्य रियासतों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को देखते हुए उन्होंने विजय सिंह पथिक और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक राष्ट्र के रूप में भारत में उनके समावेश की लड़ाई को गति दी थी। ब्रिटिश और इन राज्यों के शासकों ने इन आंदोलनों को रोकने और एनी मैस्केरेन सहित अन्य नेताओं को निष्क्रिय करने का प्रयास किया। मैस्केरेन और उनके सहयोगियों की संपत्ति और जीवन पर लगातार हमले हुए। हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति ने अपनी योग्यता साबित की और कुछ ही समय बाद त्रावणकोर को भारत और उसके कानून का हिस्सा बना दिया गया था। संविधान सभा में शामिल होने पर उन्होंने सदन के वक्ताओं को अपना अभिवादन प्रस्तुत करते हुए कहा, यहाँ उपस्थित कुछ महिलाओं की ओर से मैं आशा करती हूँ कि आप हमें इस सदन में अपनी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और अवसर प्रदान करेंगे। असेंबली में मैस्केरेन के एजेंडे त्रावणकोर के लोगों के संघर्ष पर केंद्रित थे। हालांकि उनका मानना था कि सफल लोकतंत्र के लिए सत्ता का केंद्रीकरण जरूरी है, लेकिन उन्हें एहसास था कि बहुत ज्यादा केंद्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बदल सकता है। उन्होंने विधानसभा में आंशिक प्रांतीय स्वायत्तता के लिए एक सूक्ष्म तर्क प्रस्तुत किया और कहा कि केंद्र पूरी तरह से न्याय का संरक्षक नहीं बन सकता है। मैस्केरेन ने प्रांतों के पास परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से कानून बनाने के लिए जगह और गुंजाइश होने के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने इस तथ्य को दोहराया कि भारत अभी भी एक लोकतंत्र के रूप में खुद को खोज रहा है और नियमों को पत्थर की लकीर बनाना हानिकारक होगा। इस संबंध में उन्होंने कहा, हम यहाँ लोकतंत्र के सिद्धांतों, बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं, आने वाले चुनावों के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए, पीढ़ियों के लिए, राष्ट्र के लिए। इसलिए नैतिकता के सिद्धांतों पर विचार करना अब सुविधा के सिद्धांतों से अधिक उपयुक्त है। मैं राजनीति को नैतिकता के रूप में मानता हूँ। दखल अंदाजी करने वाले पुरुषों के खिलाफ एनी मैस्केरेन को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। मुख्यतः पारंपरिक रूप से मर्दाना कार्य वातावरण में रहने के कारण, महिला होने के कारण राजनीति में सफल होना उनके
मानना था कि त्रावणकोर को भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। कई लोगों का कहना है कि यह उनके निजी हित में था। दीवान मस्करेन ने अपने गृह राज्य को भारत में एकीकृत करने के संघर्ष में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थे, क्योंकि वे उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा मानते थे। एक और मामला भी था जिसमें उन्होंने लोक निर्माण मंत्री जॉन ई फिलिपोस पर मुख्यमंत्री परोटी के नारायण के मंत्रालय में काम करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। परोटी के फिलिपींस के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन अंततः उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। फिलिपोस ने आरोपों से इनकार करने के अलावा एनी मस्करेन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया, जिसमें वे जीत भी गए। नतीजतन मस्करेन को नुकसान के लिए मुआवजा देना पड़ा। मस्करेन ने अपनी राजनीतिक कारनामों के जरिए खुद को एक बहादुर ताकत के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अपनी मजबूत वक्तृता कौशल का इस्तेमाल करके भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई थी, जबकि उनके भाषणों ने उनके चरित्र को नई ताकत दी थी, लेकिन उन्हें अनुचित रूप से बेहद उत्तेजक के रूप में वर्गीकृत किया गया। गांधी ने 1946 में उन्हें एक पत्र लिखा और कहा, वैसे भी मैं जानता हूं कि आपको अपनी जबान पर कोई नियंत्रण नहीं है और जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो जो भी मन में आता है बोल देते हैं। अगर अखबार की रिपोर्ट सही है, यह भाषण भी एक नमूना है। मैंने भाई थानू पिल्लई को रिपोर्ट भेज दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ऐसी अविवेकपूर्ण बातें ना तो आपको भला कर सकती है और ना ही त्रावणकोर के गरीब लोगों का। इसके अलावा आपने अपने कृत्य से पूरी स्त्री जाति को शर्मसार कर दिया है। अपने कैरियर के दौरान मस्करेन को स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक मुखर महिला होने के कारण कानून के साथ कई बार टकराव का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1938 में राजद्रोह के लिए 18 महीने, 1942 में भड़काऊ भाषण के लिए 2 साल और 1946 में हिंसा भड़काने वाली अफवाहें फैलाने के आरोप में 6 महीने जेल में काटे। राजनीति जैसे लिंग आधारित क्षेत्र में महिलाओं को देखना भी मुश्किल था। उनकी राय का मूल्यांकन करना तो दूर की बात है। एनी मस्करेन ने अपने भाषणों को शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके सुनिश्चित किया कि उनकी बातों को अच्छी तरह से दर्ज किया जाए। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में न केवल अपने समुदाय बल्कि महिलाओं के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास के मौजूदा लोकप्रिय अभिलेखों में से उनके काम के साथ न्याय नहीं किया गया है और इसलिए यही समय है कि हम एनी मस्करेन को उनके पुरुष समकक्षों की छाया से बाहर निकाल